Welcome to SR English Institute. This is Jar Sharma. Today I am going to talk about especially for the usage of shall and will of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं खास तौर पर मॉडल auxiliary verbs के shall तथा will के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग shall तथा will के ऐसे बारीकी से बारीकी बातों को अध्ययन करेंगे जो शायद ही इसके पहले स्पष्ट किए हों। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान दीजिए, शैल तथा विल ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब इनका प्रयोग हम लोग तीन तरीका से करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी ये तीन वेज हैं इसको प्रयोग करने के लिए। पहला ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसे मेन वर्ब्स के रूप में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा ये है कि इसमें नाउन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो विल का अर्थ होता है किसी क्रिया के साथ, यानी इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, क्रिया के साथ गा, गे या गी लगा होता है। और शैल का भी अर्थ सेम होता है, यानी ये भी किसी क्रिया के साथ गा, गे, गी ही लगा होता है। अब इसमें विल का जो प्रयोग है ये दो और भी प्रयोग होगा, यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। तो मेन वर्ब के रूप में यदि किसी वर्ड का प्रयोग होता है तो ध्यान रखिए ये 5 फॉर्म में बदल जाता है। V1 के रूप में इसका फॉर्म हम लोग बदल सकते हैं, यानी V1 के रूप में बदल सकते हैं। इसे V2 के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसे V3 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसे V4 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसे V5 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। V5 का मतलब कि कोई भी वर्ब में SIS लगना। तो ध्यान रखिए, यानी विल को यदि V1 के रूप में करेंगे तो ये अपने सेम रूप में रहेगा, बेसिक फॉर्म में रहेगा। और यदि इसे V2 फॉर्म में करेंगे तो इसमें ED का प्रयोग करेंगे। यदि इसे V3 फॉर्म में करेंगे तो वही ED का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि V4 फॉर्म में करेंगे तो इसमें ING का प्रयोग करेंगे, यानी ING जोड़ेंगे। और V5 फॉर्म में इसको बनाएंगे तो इसमें S जोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें S जोड़ दिया जाता है V5 बनाने के लिए, और वॉवल आता है तो ES जोड़ दिया जाता है V5 बनाने के लिए। तो यहाँ पर S जोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ अंत में L, यानी विल में L जो है कॉन्सोनेंट है। और वहीं यदि बात करें शैल का तो ध्यान रखिए, शैल को किसी फॉर्म में नहीं बदला जाता है, ना ही V1, ना ही V2, ना ही V3, ना ही V4 और ना ही V5। और जब विल का प्रयोग यदि हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका यहाँ अर्थ होता है इच्छा होना, इच्छा होना या इच्छा करना इसका अर्थ होता है। और शैल का यहाँ अर्थ केवल गा, गे, गी ही क्रिया के साथ अर्थ देता है, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इसे V5 तक बनाते ही नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं नाउन के रूप में जब विल का अर्थ रखते हैं, यानी विल को नाउन के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है इच्छा या मर्जी। जैसे कोई कहता है कि अपनी मर्जी से वो शादी कर दिया, तो इच्छा या मर्जी दोनों एक ही बात है। और इसका अर्थ ये भी होता है वसीयत। वसीयत का अर्थ होता है कि जैसे वसीयत का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को
जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को मरने से पहले ही दूसरे के नाम से लिख देता है, इस उद्देश्य से कि जब वो मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी जिस व्यक्ति के नाम से लिखा है, तो ऐसी प्रक्रिया को वसीयत कहा जाता है। इसका प्रयोग जब हम लोग पढ़ें पहले रूप में, और यानी कि एक्जुएटिव वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में, तो ध्यान रखिए इसको सबसे पहले हम लोग विल को मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। मॉडल एक्जुएटिव वर्ब, पहले हम लोग मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में शैल विल को पढ़ ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, शैल या विल अपने बाद में V1 को लेता है मेन वर्ब के रूप में। तो जब शैल और विल के बाद V1 का प्रयोग होता है, यानी मेन वर्ब को V1 में रखते हैं, तो ऐसा प्रयोग करना हमारा शैल विल का मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद अंत में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हो तो, या कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट को समझने के लिए, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए इस पर हमारे द्वारा SR इंग्लिश इंस्टीट्यूट के माध्यम से यूट्यूब पर बनाया गया है। उसमें जा कर के हमारे इस चैनल पर आप अच्छी तरह अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, यानी इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखिए, तो यहाँ पर जैसे हम प्रयोग करें तो ही विल गो टू पटना, वो पटना जाएगा। यहाँ विल के बाद V1 का प्रयोग हुआ। आई शैल हेल्प यू टुमारो, मैं आपको कल मदद करूँगा। तो यहाँ हेल्प V1 के रूप में हुआ। तो शैल विल के बाद यदि V1 का प्रयोग होता है तो ऐसे शैल विल का प्रयोग करना यहाँ मॉडल एक्जुएटिव वर्ब के रूप में जाना जाता है। वहीं हमारा दूसरा, यानी कि यदि बात करें हम लोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, तो ध्यान रखिए हम लोग इसको, यानी कि केवल मेन वर्ब के रूप में केवल हम लोग विल को ही बदल सकते हैं। यानी मेन वर्ब के रूप में केवल विल को ही हम लोग 5 फॉर्म में बदल सकते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म में बदल सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग किसी भी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो टेंस का नियम है कि सब्जेक्ट के बाद या तो V1 का प्रयोग होता है, या तो V2 का प्रयोग होता है, या तो V5 का प्रयोग होता है। तो V1 और V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होता है सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद, और V2 का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो ध्यान रखिए टेंस के अनुसार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ भी शैल का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो विल जो होगा V1 के रूप में प्रयोग होगा, और यदि विल ed जोड़ देंगे तो यहाँ V2 के रूप में प्रयोग हो जाएगा, और यहीं पर विल में s जोड़ देंगे जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये V5 के रूप में हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यदि हो तो हम प्रयोग करेंगे वाक्य में। तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, या एडवर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए इसी तरह यदि हम हैज़ या हैव का प्रयोग करें एक्जुएटिव वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर हमारा विल जो होगा अपना तीसरा रूप में ले लेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए तीसरे रूप में ये ed जोड़ते हैं और दूसरे रूप में भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर हैज और हैव से क्लियर हुआ कि यह तीसरे रूप में है। यानी जब हैज हैव एक्जुएटिव वर्ब के रूप में काम करता है, और उसके बाद जो वर्ब आता है वो मेन वर्ब के रूप में आता है। तो इसका मतलब हैज हैव यहाँ एक्जुएटिव वर्ब है, और उसके बाद जो वर्ब आया वो मेन वर्ब बन गया, और मेन वर्ब के रूप में हम लोग विल का प्रयोग कर दिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या सब्जेक्ट के बाद यदि हम किसी एक्जुएटिव वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या इज, एम, आर के बाद तीसरा रूप का भी प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर इज, एम, आर एक्जुएटिव वर्ब के रूप में है, और यहाँ पर विलिंग मेन वर्ब के रूप में है। तो ध्यान दीजिए हालांकि हम लोग विलिंग एक कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में यहाँ जरूर लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे जो मानसिक स्थिति को बताने वाले वर्ब्स हैं, या आपको दिलो दिमाग के बताने वाले वर्ब्स हैं, उनमें जनरली उनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं।
लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं V1 V2 V3 V4 और V5 के फॉर्म तक। यानी यहाँ देखें तो सेल विल अपना एक्जुअली वर्ब के रूप में काम कर रहा था, जो मेन वर्ब के रूप में ये मदद कर रहा है, और यहाँ पर खुद एक्जुअली जो एक्जुअली वर्ब यहाँ पर विल काम कर रहा था, तो यहाँ पर खुद एक्जुअली वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगा। तो ये एक्जुअली वर्ब के बाद प्रयोग होने लगा, यानी मेन वर्ब के रूप में काम करने लगा। जैसे ही willed himself to do so। ध्यान रखिए, यहाँ पर विल वर्ब का दूसरा रूप में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में कार्य कर रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कह रहा है कि वह है ऐसा करने की खुद इच्छा की थी, यानी V2 के रूप में यहाँ पर है। और भी दे सकते हैं, आई नो दैट his wife willed him to come back। इसका अर्थ हुआ कि मैं जानता हूं कि उसकी पत्नी घर लौटने की उसे इच्छा की थी। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा V2 के ही रूप में हुआ। तो ऐसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या हैज यदि कर देते हैं, यहाँ पर सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे यदि हैज का प्रयोग कर देते हैं, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि वह है, यानी मैं जानता हूँ कि उसकी पत्नी उसे घर लौटने की इच्छा कर चुकी थी। केवल हैज का प्रयोग कर देंगे तो चुकी थी होने लगेगा, या चुका है चुकी थी के अर्थ होने लगा, क्योंकि हैज के यदि लगा होता है और उसके बाद हैज के बाद में तीसरा फॉर्म का प्रयोग हुआ रहता है वर्ब का, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है का प्रयोग हिंदी में करते हैं। तो ध्यान रखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ब के रूप में भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा विल का प्रयोग, और सेल का तो करते ही नहीं है, तो ये जो कहते हैं वही रहता है, यानी केवल मॉड्यूल वर्ब के रूप में ही होता है। यदि इसे नाउन के रूप में करते हैं, यानी तीसरा हमारा यूज है कि नाउन के रूप में जब हम लोग इसे करते हैं, यानी विल का प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे, तो यह 3 अर्थ देता है। इच्छा के रूप में भी कर सकते हैं, और मर्जी, इच्छा या मर्जी एक ही है, और वसीयत जैसा कि वहाँ बताया गया है, वसीयत। ध्यान रखिए, जैसे यदि हम यहाँ पर इच्छा कहते हैं, जैसे इट वॉज गॉड्स विल, यह भगवान की मर्जी थी। यानी यहाँ पर हमारा विल नाउन के रूप में है क्योंकि गॉड में पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ वर्ड के बाद में नाउन ही आता है, जिसे पोसेसिव केस कहते हैं हम लोग। इसी तरह यदि कहते हैं, किसी को पूछते हैं कि व्हाट इज योर विल, तुम्हारी इच्छा क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए विल यहाँ नाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। और इसी कहते हैं, इसका उत्तर में कह सकते हैं कि माई विल इज टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, यानी मेरी इच्छा जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है या होना है। तो यहाँ पर जो विल का प्रयोग हुआ इच्छा के अर्थ में हुआ, या मर्जी भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक हमारा वसीयत के अर्थ में यदि करना चाहें तो हम लोग आगे इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह ध्यान रखिए, वसीयत के अर्थ में यदि विल को हम लोग सीखेंगे, यानी इसके अर्थ में, तो ध्यान रखिए जैसे he made a will some days before he
डाइड, या हिज डेथ भी कह सकते हैं। यदि हिज करेंगे तो डेथ होगा DEATH, और ही करेंगे तो डाइड होगा। यानी इसका अर्थ हुआ कि वह है मृत्यु से पहले, यानी मरने से पहले, यानी कुछ दिन पहले वसीयत की थी, यानी या वह वसीयत किया था, यानी वह है मरने से कुछ दिन पहले वसीयत किया था या की थी। यानी वसीयत का मतलब हुआ, मैंने पहले ही बताया कि मरने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे नाम से कर दिया जाता है, ताकि जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी डायरेक्ट उस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ नाउन के रूप में हुआ। अब हम लोग प्रयोग सीखने जा रहे हैं कि आई और वी या अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ शैल और विल के का प्रयोग कैसे करते हैं। यानी किस किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला इसमें प्रयोग है, ध्यान रखिए, स्पष्ट समझ लीजिए कि आई वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, दे, यू और कोई नाम जैसा कि राम के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान रखिए, जब ऐसा प्रयोग करने लगते हैं तो इन दोनों एक्शन से, यानी दोनों के प्रयोग से, कहिए दोनों के प्रयोग से ये बोध होता है कि कोई कार्य यानी सिंपल एक्शन है, सिंपल एक्शन इन फ्यूचर, यानी भविष्य के, यानी भविष्य में जो कोई साधारण कार्य है उसको बता रहे हैं। यानी साधारण कार्य का मतलब हुआ कि भविष्य में कोई कार्य सोच ले कि मुझे ये करना है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि एकदम 100% करना ही है, तो सिंपल या साधारण कार्य को कहना इसमें बेहतर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पहला लेते हैं, जैसे आई शैल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूँगा, यानी कर भी सकता हूँ, नहीं भी, ये निश्चित कोई दृढ़ निश्चित नहीं किया है। वी शैल गो टू अमेरिका, यानी वह अमेरिका जाएगा, यानी जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, अपना एक कह दिया, भविष्य में अपना जो सोच था उसे स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में ऐसा करने वाला हूँ। आई विल बिल्ड अ होम, यानी मैं एक घर बनवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना भविष्य के सोच को अपना जाहिर कर दिया, यानी इच्छा को। इसी तरह दे विल अर्न मनी, मैं नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल पैसा कमाऊंगा, यानी कि अपना सोच को जाहिर कर दिया कि मैं अगले साल पैसा कमाऊंगा। यानी कि यहाँ पर जो है कोई कार्य को, जनरल इलेक्शन का मतलब 50-50% होने की बात को कहता है, यानी कार्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भविष्य में अपना कह दिया। लेकिन यदि कोई कार्य को दृढ़ता से करने लगे या कहने लगे करने के लिए, तो ठीक इसका प्रयोग उल्टा होने लगता है। यानी उल्टा का मतलब हुआ कि यहाँ पर आई और वी के साथ जो होगा शैल जो होता था, ये विल लेने लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, यू या कोई नाम, यानी कि आई वी को छोड़कर कोई भी यदि सब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ शैल का प्रयोग होने लगेगा। जबकि यहाँ पर हमारा इस बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो रहा था सामान्य कार्य को दर्शाने के लिए, और आई वी के साथ शैल का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इंटेंशन, इरादा को बताने लगेंगे अपना, DETERMINATI, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा को बताने लगेंगे इन फ्यूचर, इन भविष्य के, या प्रोमिस को बताने लगेंगे, या किसी को वार्निंग देने लगते हैं, तो ऐसे में इसका प्रयोग उल्टा होने लगता है, यानी सामान्य कार्य के तुलना में। यानी ध्यान रखिए, ऐसे कार्य से ये बोध होता है कि
तो 99 से 100% इस कार्य को जो भविष्य में सोचा है करने के लिए वो करेगा। जैसे जैसे आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूंगा, यानी एकदम निश्चित कर ले कि मुझे करना है या तो मरना है, यानी प्रोमिस कर लिए, या डिटर्मिनेशन यहाँ पर कह सकते हैं। और भी दे सकते हैं वी विल टीच यू अ लेसन, यानी ये कह रहा है कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, यानी हम लोग आपको सबक सिखाएंगे, यानी कि ये वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर वार्निंग कर रहा है कि हम लोग आपको सबक सिखाएंगे, यानी भविष्य में। इसी तरह जैसे मान ली ही विल बिल्ट अ होम कर दिया, तो यह कह रहा है कि वह घर बनवाएगा, और इसी के स्थान पर विल के जगह पर शैल का प्रयोग करने लगे, तो ही शैल बिल्ड अ होम इसका मतलब हुआ कि वह घर अवश्य बनाएगा, यानी कि यहाँ पर निश्चित होने लगता है कि वो उसे घर निश्चित रूप से बनवाना है, या कह सकते हैं हिंदी में अवश्य का बोध होने लगता है ऐसे कार्य को बताने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग विल करते थे, अब सेल करने लगे, जैसे दे विल अर्न मनी नेक्स्ट ईयर, कह रहा है कि वह है अगले साल अवश्य पैसा कमाएगा, यानी कि निश्चित कर लिया कि उसे पैसा कमाना है। तो ऐसे एक्शन यानी ऐसा प्रयोग शैल और विल का एक दूसरे के उल्टा, इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना समझा जा सकता है। यानी फिर से समझिए, आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर, और ही सी इट दे वी यू राम के साथ विल का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कोई सामान्य एक्शन को बताने के लिए। और यही अब स्पेशल एक्शन हो जाते हैं, जैसे दृढ़ निश्चय भविष्य के दृढ़ कोई कार्य को बताने के लिए या दृढ़ इच्छा को बताने के लिए, तो उल्टा होने लगता है, आई वी के साथ विल का प्रयोग होने लगता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होने लगता है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अब ऐसे शैल विल के प्रयोग को सीखने जा रहे हैं, जो शैल विल अपने बाद में एक निश्चित भाव को लेता है। वो कौन सा भाव लेता है और क्या उससे एक्सप्रेस होता है, यानी क्या उससे हम लोग भविष्य के कार्य को बताते हैं, वन बाय वन कर डिटेल में सीखें। तो ध्यान रखिए, शैल या विल, शैल विल अपने बाद में ये हम लोग सीखे कि मेन भाव जब लेगा अपने बाद, तो हमेशा V1 को ही लेगा, या भाव को लेता है कोई भी शैल विल या मॉड्यूलरी भाव है तो V1 को ही लेता है। तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन प्रोनाउन या जो भी आपको यूज करना हो वर्ड्स का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिंपल एक्शन का बोध होता है, सिंपल एक्शन इन फ्यूचर, यानी भविष्य के सामान्य कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल टीच यू, वह आपको पढ़ाएगा। दे विल ओपन अ स्कूल, यानी वह एक स्कूल खोलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है प्रयोग जो हो रहा है सामान्य कार्य को बताने के लिए हो रहा है। सामान्य कार्य का मतलब होता है ये हो भी सकता है भविष्य में, नहीं भी हो सकता है, ये निश्चित नहीं हुआ। इसी तरह हमारा जो प्रयोग है, दूसरा जो प्रयोग है, तो दूसरा प्रयोग क्या है कि शैल या विल अपने बाद में मेन भाव, जैसा कि यहाँ पर V1 के रूप में ले रहा था, तो यहाँ पर भी V1 के ही रूप में लेगा, लेकिन यहाँ किसी बी को लेकर के और तब जाकर किसी नाउन या एडीजे शॉर्ट में एडजेक्टिव को ले लेगा। इससे क्या बोध होता है कि हमारा भविष्य में किसी
नाउन या एडजेक्टिव को अस्थायी रूप से बने रहने या होने के लिए ये बोध कराता है। यानी कि ये बोध कराता है कि भविष्य में ये जो कोई नाउन एडजेक्टिव है वो अस्थायी रूप से वैसा रहेगा जो वो दर्शाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहना चाहते हैं कि ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा, यानी भविष्य की बात कह रहा है। होगा तो वो भविष्य में वो अस्थायी रूप से होने की बात कहता है, यानी शैल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो या यू विल बी ब्यूटीफुल, यानी वो सुंदर होगी। यानी कि भविष्य में कह रहा है कि वो लंबे समय तक यानी अस्थायी रूप से वो कोई नाउन या एडजेक्टिव को होने की बात करता है कि वो भविष्य में यानी कि वो सुंदर होगी। तो ये अस्थायी रूप से किसी कार्य करने की बात करता है, यानी होने की, किसी कार्य नहीं, किसी नाउन एडजेक्टिव की जो स्थिति को होने की कह सकते हैं, ये बोध कराता है। और ये कार्य की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो जीवन के रूप में जो वर्ड आया, यहाँ पर कार्य बता रहा है जो भविष्य में अस्थायी रूप से ऐसा होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये लंबे समय तक वो पढ़ाने की भविष्य में अपना काम में इच्छा करता है। अगला है शैल और विल के बाद बी के बाद हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। ये जब प्रयोग करते हैं तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में होने लगता है। यानी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति के माध्यम से लंबे समय तक भविष्य में किया जाएगा, यानी उसका उम्मीद करता है, इच्छा जताता है कि लंबे समय तक वो कार्य होगा। जैसे कह सकते हैं दिस वर्क विल बी डन, दिस वर्क विल बी डन बाय राम, यानी इस काम को किया, यानी इस कार्य को राम के द्वारा किया जाएगा या पूरा किया जाएगा। यानी इसमें क्या है कि ये लंबे समय तक ये काम पूरा करने की बात करता है कि वो भविष्य में कार्य चलता रहेगा, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए बात की नहीं कहता है, ध्यान रखिए। वही यदि बात करें लंबे समय तक के कार्य यानी थोड़ी देर के लिए करने के लिए, यहाँ शैल और विल के बाद बी के बाद एक बीइंग का प्रयोग करते हैं और तब V3 का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ध्यान रखिए शैल विल के बाद बी के बाद बीइंग का प्रयोग कर V3 का प्रयोग करते हैं। तो इससे ये बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य जो है वो होगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए होगा, यानी कि टेम्पोररी कार्य को बताएगा होने के लिए। आइए परमानेंट किसी कार्य को भविष्य में होने के लिए यानी शैल विल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग में बताया जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन एक और इसमें बात है कि आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बुक्स कहते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग यानी कंटिन्यूअस जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं करते। क्यों? क्योंकि बी और बीइंग दोनों एक साथ प्रयोग होता है जो एक ही अर्थ बताने वाला हो। लेकिन ध्यान रखिए यदि हम कहना चाहते हैं इसको जैसे द चिल्ड्रेन विल बी बीइंग मेड और नॉइज, कह रहा है कि बच्चा या बीइंग टॉट बाय अ टीचर। हम यहाँ टीचर नहीं भी कर सकते क्योंकि कोई पढ़ाने वाला तो टीचर ही होगा। हालांकि बच्चा को किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा,
यानी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे का यदि हम अर्थ बताना चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हम लोग किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को पर कार्य कराएंगे या किसी वस्तु पर कार्य को कराएंगे तो उसे कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफरेंस कर कर बोलना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, सभी आवश्यकता अनुसार हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सेल और विल के बाद में बी आए, यानी बी का प्रयोग होता है और उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग होता है, तो ये इन्फिनेटिव के रूप में होगा। और इसमें क्या होता है कि किसी क्रिया के साथ ये होता है ने वाला होगा का अर्थ देगा, या ने वाली होगी और ने वाले होंगे। यानी ये बात बताता है, यानी इससे बोध होता है, यानी ऐसे स्ट्रक्चर से इस क्रिया को या कार्य को बोध कराया जाता है कि कोई कार्य भविष्य में थोड़ा पहले होने वाला है या तुरंत होने की बात स्पष्ट होने लगता है। जैसे यू विल बी बाय अ कार, कह रहा है कि तुम एक कार खरीदने वाले होगे। सी विल बी डांस, टू डांस, सॉरी टू बाई होगा, यहाँ टू डांस होगा। ऑन द स्टेज, या इन फंक्शन भी कर सकते हैं, वह है स्टेज पर नाचने वाली होगी। यानी कि ये सब जो बातें होगा जो भविष्य में कुछ कार्य को तुरंत का बोध कराता है कि भविष्य उम्मीद कर रहा है कि ऐसा तुरंत होगा। या कह सकते हैं he will be to sing a song, वह गाना गाने वाला होगा। यानी कि तुरंत होने की बात को ये बताता है कि भविष्य में ऐसा तुरंत ही होने वाला है। इसलिए ऐसे हम लोग सेल और विल प्लस बी प्लस 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर होगा कि सेल और विल के बाद में हम लोग हैव का प्रयोग कर 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा प्रयोग करने से ये होता है कि इसमें इसका हिंदी अर्थ ना पड़ेगा, नी पड़ेगी और ने पड़ेंगे। यानी हिंदी वाक्य के अंत में इसमें ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेगा का अर्थ या सेंस आता है। ध्यान रखिए, ऐसे कार्य से ये बोध होता है कि कोई कार्य को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उस पर दबाव दिया जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको सामाजिक तौर पर या किसी न किसी वे से आपको लॉस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, यानी इसमें बाध्य करने की बात करता है। जैसे यू विल हैव टू ओबे योर एल्डर्स, यानी तुम्हें अपने से बड़ों को आज्ञा मानना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि यदि तुम आज्ञा के पालन नहीं करते हो अपने से बड़ों को, तो तुम्हें सामाजिक तौर पर समस्या आएगा, या उससे लॉस हो सकता है, या रिपुटेशन बिगड़ सकता है, या ये हमारा सामाजिक बाध्यता है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको भी वो कोई रिस्पेक्ट करेगा। अभी ये भी कह सकते हैं यू विल हैव टू अर्न मनी टू रन योर फैमिली। कह रहा है कि तुम्हें अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, यदि तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा। यानी ये बात इससे स्पष्ट हो रहा है। तब कहीं ना कहीं सामाजिक बाध्यता होता है, यानी कहीं ना कहीं आपको जरूरी किसी कार्य को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग
नेक्स्ट जो 7 नंबर यूज होगा उससे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि सेल और विल अपने बाद में हैव के बाद भी3 लेते हैं, तो जब भी3 का प्रयोग सेल विल के बाद में हैव के बाद यानी सेल विल प्लस हैव प्लस भी3 के रूप में होता है, तो यह आपका यानी या ऐसा प्रयोग आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। यानी ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं और इसका पहचान होता है, हिंदी में लगा होता है एक क्रिया के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा होता है। और इससे ये बोध होता है ऐसे स्ट्रक्चर से कि वो भविष्य में कोई कार्य को निश्चित तौर पर यानी निश्चित रूप से समाप्त कर लेगा, यानी निश्चित समय में समाप्त कर लेगा। जैसे आई विल हैव डन माई वर्क बाई 10 o'clock। ये कह रहा है कि मैं अपना काज 10 बजे तक पूरा कर चुकूंगा, या कह सकते हैं यानी कि निश्चित समय में कोई कार्य को पूरा होने की बात कह रहा है। हैव heard the name of महात्मा गांधी। ये कह रहा है कि तुम महात्मा गांधी के नाम सुने होंगे या सुन चुके होंगे, यानी कि ये निश्चित करता है कि आप भविष्य में ऐसा काम कर चुके होंगे या किए होंगे। तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हमारा सेल विल प्लस हैव प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें इसी का पैसिव फॉर्म का, तो इसमें हम लोग सेल और विल प्लस हैव के बाद में बीन का प्रयोग कर और भी3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट यानी पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है यानी इस स्ट्रक्चर से क्या हम लोग एक्सप्रेस करते हैं भविष्य का कि ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति के माध्यम से भविष्य में निश्चित समय में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें है कि खुद कोई व्यक्ति पूरा करेगा, ये है कि किसी व्यक्ति के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा या कर लिया जाएगा। तो सेल विल हैव प्लस बीन प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लेते हैं दिस वर्क विल हैव बीन डन बाई राम बाई 10 o'clock। ये कह रहा है कि इस काम को 10 बजे तक, यहाँ बाई का अर्थ तक हुआ और यहाँ बाई के अर्थ के द्वारा हुआ, क्योंकि बाई के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो द्वारा अर्थ लगाया जाता है और बाई के बाद कोई समय का प्रयोग होता है तो वो तक के अर्थ में लगाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि इस काम को 10 बजे तक राम के द्वारा पूरा कर लिया जा चुकेगा या पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि निश्चित कर दिया कि किसी व्यक्ति के द्वारा यानी राम के द्वारा इस कार्य को भविष्य में निश्चित समय तक पूरा कर दिया जाएगा। निश्चित समय यानी 10 बजे तक। तो ऐसे प्रयोग को करना हमारा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। इसी का 9 नंबर प्रयोग है कि सेल और विल के बाद हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के बाद हमारा भी3 का प्रयोग होने लगता है, बीन के बाद भी4 का प्रयोग होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। उसके बाद फॉर या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर अंतर यही है कि सिंस के बदले में यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, जो निश्चित समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, और तब हम लोग टाइम का एक प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा प्रयोग करना होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
यानी इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में कुछ समय पहले से शुरू होगा और बोलते वक्त भी जारी रहेगा। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हमारा शैल, विल प्लस है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। ये कह रहा है कि वो है सुबह से क्रिकेट खेलता रहेगा। यानी इसमें क्या होता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी का बोध होता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे हम लोग एक्शन को ऐसे दर्शाते हैं। ये सभी एक्शन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरह से हम शैल विल के बाद हैव या हैज़ या टू बी के बाद क्या क्या जितने भी हम लोग प्रयोग सीखे, ये सब प्रयोग से है। अब यहाँ पर हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात समझ लें कि यहाँ पर आई और वी के साथ आज के डेट में जो प्रयोग हमारा हो रहा था, ये जनरली हमारा विल का सेल का प्रयोग होता, विल का प्रयोग सेल का प्रयोग होता था और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता था। तो अब क्या है कि आई, वी, ही, सी, इट, दे, वी, यू या कोई भी नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो अब या तो आप इनके साथ आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, या चाहे किसी सब्जेक्ट के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि according to modern English grammar this rule is given, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यह नियम दिया गया है कि प्रैक्टिकल इंग्लिश में, यानी प्रैक्टिकल किसी भी एक्शन को बताने के लिए, या ये भी कह सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान में हम लोग किसी सब्जेक्ट के साथ किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज ये आम हो चुका है, ये कॉमन बात हो चुका है सेल विल का प्रयोग करना। लेकिन इसमें खास बात यही है कि यदि हम किसी कार्य को, सामान्य कार्य को बताना चाह रहे हैं तो आपको पहला प्रयोग में जाना ही पड़ेगा। और यदि हम लोग वहीं किसी दृढ़ निश्चित रूप से कोई कार्य भविष्य में करने की इच्छा जताते हैं या करने वाले हैं या वार्निंग किसी को देते हैं तो उल्टा होना ही पड़ेगा, यानी उल्टा ही प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आई, वी के साथ विल का प्रयोग करना पड़ेगा और बाकी के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। और सामान्य बात को दर्शाने के लिए आई, वी के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की यदि दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।